नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का पेपर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पर्सन है, इसमें आपको लिखा है 40 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय है। जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा है सभी प्रश्न करने हैं, 15 प्रश्न हैं, 3 सेक्शन में बटे हैं। पहले सेक्शन में 7 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के, और सी सेक्शन में केस बेस के 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अल्टरनेट चॉइस भी आपको मिल जाएंगे, मतलब इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएंगे प्रश्नों को करते समय। सेक्शन ही शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कार्बन के अधिकतर यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब बुरे चालक होते हैं, अपने में से करंट को नहीं बहने देते हैं, क्योंकि इनके पास जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसलिए। तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन बट कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि जो विद्युत होता है वो मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण गति करते हैं, प्रवाहित होते हैं, और जो कार्बन होता है वो सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है वो, और साझेदारी करने की वजह से उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए जो कार्बन होते हैं वो करंट को पास नहीं करते हैं। अगला है कि बी प्रश्न है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन ए रिंग, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो आपको कहते हैं नाम बताना है और संतृप्त यौगिकों का संरचना बतानी है। कार्बन जो है जिसमें कार्बन के परमाणु वलय या रिंग के रूप में उपस्थित होते हैं, और सिंगल बॉन्ड उस यौगिक में उपस्थित हो। तो आपका साइक्लोहेक्सेन इज सैचुरेटेड कंपाउंड। साइक्लोहेक्सेन जो है सैचुरेटेड कंपाउंड है इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन ए रिंग, जिसमें तो कार्बन जो होते हैं वो रिंग की तरह अरेंज होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। और लिखा है देयर आर 6 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, और इस कंपाउंड में आपको 6 सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर स्टेट मॉडर्न पेरियोडिक लॉ बताना है। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट the physical and chemical property of an elements are the periodic function of their atomic number of that element। किसी भी तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो उनकी परमाणु संख्या के अवत फलन होते हैं, इसे आधुनिक अवत सारणी का नियम कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ए बी सी डी हैव एटॉमिक नंबर। एलिमेंट ए बी सी डी के एटॉमिक नंबर 1, 8, 11, 19 दिए हुए हैं। 1 पे आप जानते हैं हाइड्रोजन होता है, 8 पे ऑक्सीजन होता है, 11 पे सोडियम और 19 पे पोटेशियम होता है। चूज द ओड एलिमेंट्स, इनमें से कोई एक ओड है वो चुनना है, एंड गिव यूर रीज़न, और आपको अपना कारण बताना है कि आपने वो क्यों चुना। तो इसमें आपको सबसे अलग जो है 8 वाला बी दिख जाएगा एलिमेंट, क्योंकि वो ऑक्सीजन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका कि ओड एलिमेंट जो बी है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये इन सब में से अलग है क्योंकि ये नॉन मेटल है। रीजन है कि बी जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, यानी बाहरी कोशिका में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और बाकी ए सी डी में देखा जाए तो उनके बाहरी सेल में जो है 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए बी में बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बी जो है ए सी डी से अलग है। अगला है कि लिस्ट 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। आपको मतलब जो फूल में जो जनन भाग होते हैं उसकी लिस्ट बनानी है। तो मेल में होते हैं स्टेमन और फीमेल में होता है पिस्टल और कार्पल। ठीक है, ये पोकेसर हो गया और एक स्त्रीकेसर। ठीक है, ये फूल के जनन भाग हैं। अगला प्रश्न है कि हाउ ई यूनिसेक्सुअल फ्लावर डिफरेंट फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्टेन इन ब्रीफ। विस्तार से बताना है कि जो एक लिंगी फूल होते हैं वो द्विलिंगी फूल से कैसे अलग होते हैं। तो लिखा यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज ईदर स्टेमन और कार्पल इन इट
and it has only male or female part, whereas bisexual flower has both stamen and carpel. It has both male and female part. यानी एक लिंगी जो फूल होते हैं उनमें या तो सिर्फ पुकेसर या स्त्री केसर होता है, यानी नर और मादा में से केवल एक ही भाग होता है, जबकि जो द्विलिंगी फूल होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर उनमें पुकेसर स्त्री केसर दोनों होता है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। अगला है वाई इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिसाइज फॉर ग्रोविंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कह रहे क्यों कायिक प्रवर्धन का प्रयोग जिसमें पेड़ के भागों से ही नए पौधे उगाए जाते हैं, ये कुछ ही प्रकार के पौधों को उगने के लिए सक्षम है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज परफॉर्म इन द प्लांट्स विच डू नॉट हैव विजिबल सीड्स और सीड विच आर डोरमेंट। Plants which have desirable superior traits are also vegetatively propagated because it results in producing identical plants. Plants which needs intensive care during the earlier stage of their development also are vegetative propagated. कायिक प्रवर्धन प्रक्रिया से जो पौधे होते हैं वो बिना बीज वाले को उगाना आसान होता है और इसके अंदर जो वही अवांछित गुण होते हैं जो इनके जनक में होते हैं। सभी पौधे एक समान होते हैं और इनकी देखरेख करना आसान होता है। इसमें समय परिश्रम दोनों की बचत होती है। ऐसे पौधों को उगाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है कि नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर दैट हैज़ जर्म सेल। कहता है कि फूल के उन भागों के नाम बताने हैं जिसमें जर्म सेल होते हैं। तो एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन के एंथर पे, एंड ओव्यूल इन द ओवेरी ऑफ पिस्टिल हैव जर्म सेल। तो कहता है पुकेसर के परागकोश पे और स्त्री केसर में अंडाशय में जो अंड होते हैं इनमें जर्म सेल पाए जाते हैं, जनन कोशिका पाई जाती है। डिफाइन करना है रिप्रोडक्शन क्या होता है यानी जनन क्या होता है, और हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। और ये कह रहे हैं कि ये हमारे जनसंख्या की स्पीसीज को बनाए रखने में कैसे उपयोगी है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स of the same species is known as reproduction। कहते हैं अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने को जनन कहते हैं। माता पिता से अपने जैसे संतति को जन्म देना जनन कहलाता है। The rate of birth and death in the given population determine its stability। कहता है कि जनसंख्या के जन्म और मृत्यु से हमें जनसंख्या की स्थिरता का पता चलता है। The rate of birth should be approximately equal to the rate of death। जन्म दर मृत्यु दर के लगभग समान होनी चाहिए। सो बाय चेकिंग बर्थ रेट विच इज इंक्रीजिंग एट अलार्मिंग रेट स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज कैन बी प्रोवाइडेड। तो खैर जनसंख्या का इस तरह से बढ़ने से जनसंख्या में जो स्थिरता है स्पीसीज में इसके बारे में पता चलता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के लाभ और हानियाँ बतानी है। The only advantage of asexual reproduction is that it is fast and simple and progeny is cloned of parents। इसका मात्र अलैंगिक जनन का मात्र ये फायदा है कि इसके अंदर जो संतति होती है वो बहुत तेज़ी से उग पाती है। और अगला है कि हानियाँ ये है कि नो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, इसके अंदर विभिन्नताएँ नहीं आती हैं। हैंस नो इवोल्यूशनरी चेंजेस टेक प्लेस, कोई भी इसके अंदर जैव विकास नज़र नहीं आता है। In case of any defect in the parent's organism, it is passed on to the offspring। और अगर कह रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके शरीर में कोई बदलाव होते हैं तो वो अगली पीढ़ियों में नहीं जाते हैं। ठीक है, अगला है कि हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन ए करंट कैरिंग इन ए सर्कुलर कोयल चेंज if we increase the value of current। नंबर 2 increase the distance from the coil। कहता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो करंट, जो एक सर्कुलर कोयल होता है बेलनाकार कुंडली या वृत्तीय कुंडली, उसके अंदर जो हम करंट को उत्पन्न करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है, क्या करंट के बढ़ाने से चेंज होता है। तो लिख देंगे नंबर 1
मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज ऑन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मात्रा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र की जो मान होगा उसमें वृद्धि होती है। अब लिखा है कि इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम कोयल, कुंडली से दूरी। मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम कोयल, अगर हम कोयल से जितना दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटता जाता है। कहता है स्वाति ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फील्ड क्लोज द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर लूप, circular loop. As she moved away from the center of the circular loop, she observed that the lines keeps on diverging. How would you explain her observations? स्वाति एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक जो है करंट के द्वारा वृत्ताकार लूप में मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहती है। तो उसने देखा कि केंद्र की तरफ जो है जाने पर वो सीधी लाइनें विभिन्न दिशाओं में जाते हुए डाइवर्ज होते हुए दिखती हैं। इसके बारे में हमें वर्णन करना है। सॉरी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज एज डिस्टेंस इंक्रीज। कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो क्षमता होती है वो घटती है जितना हम दूरी बढ़ाते हैं। तो दिस इज इंडिकेटेड बाय द डिक्रीज इन डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फील्ड। इससे हमें ये पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो मतलब बंद वक्र बनाती हैं। अगला है कि प्रॉपर्टीज यानी गुण। अगला प्रश्न है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताने हैं। पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from the north pole and merge at the south pole outside the magnet and south to north inside the magnet। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर की तरफ बंद वक्र बनाते हैं और फिर अंदर उनकी दिशा उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अगला प्रश्न है, अगली प्रॉपर्टी है कि द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है। व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज नॉट प्रिजर्व, अगर किसी क्षेत्र में जो जैव विविधता है वो ना रहे तो क्या होगा। मेंशन माने वर्णन करना है। वन इफेक्ट और इसके एक प्रभाव के बारे में वर्णन भी करना है। तो लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी इज द existence of a wide variety of species of plants, animal and microorganisms in a natural habitat within a particular environment, or existence of genetic variation within a species. Biodiversity of an area is the number of species, range of different life forms found there. Forests are biodiversity hotspots. In ecosystem, every living being is depend on another living beings. If biodiversity is not maintained, the various link of food chain go missing, and if one organism goes missing, this will affect all the living beings who are dependent on it, and environmental balance will get disturbed। कहता है कि जो जैव विविधता होती है इसके अंदर सभी जो पेड़ पौधे जानवर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं और मिलकर जीवित रहते हैं, पर्यावरण को अनुकूलित रहते हैं। अगर जीवों में आनुवांशिक भिन्नताएं आती हैं तो इसके अंदर जो बहुत सारे जातियों में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी और जो जंगल है वो विविधताओं का एक जगह है। अगर इकोसिस्टम में हम इस पर निर्भर हैं, हम भोजन के लिए इस पर निर्भर हैं, सभी जीव इस पर निर्भर हैं, एक दूसरे से प्रभावित है। अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो पूरे पर्यावरण में बदलाव आता है। व्हाट विल हैपन, क्या होता है इफ़ ऑल द कार्निवोर आवर आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ, क्या होगा अगर सभी जो मांसाहारी होते हैं उनको धरती से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। इफ़ ऑल द कार्निवोरस आर रिमूव फ्रॉम द अर्थ, अगर हमने धरती से सभी मांसाहारियों को हटा दिया। द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस विल इंक्रीज, तो जो शाकाहारी हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ
हर्बीवोरस विल ओवरग्रेज, और फिर शाकाहारी जो होंगे वो पूरी धरती को चर जाएंगे, पेड़ पौधों को चर जाएंगे। एज ए रिजल्ट तो इसका परिणाम ये होगा कि ऑल प्लांट्स विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, कि सभी पेड़ पौधे धरती से समाप्त हो जाएंगे। और सरफेस एंड अल्टीमेटली द अर्थ में बिकम ए डिजर्ट, इससे हमारी पृथ्वी जो होती है वो मरुस्थल में बदल जाएगी। एंड इवेंचुअली ऑल हर्बीवोरस विल डाई टू लैक ऑफ फूड, और फिर सभी जो शाकाहारी हैं वो भोजन के अभाव से मर जाएंगे। एंड बायोस्फीयर विल गेट डिस्टर्ब, इससे हमारा जो जैव तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। एंड विच विल लीड टू द एंड ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, इससे धरती पे हमारे जीवन संकट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 एलिमेंट, 3 तत्व हैं ए बी सी हैविंग एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर 7, 8, 9 दे रखा है। पहला प्रश्न है कि व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बताना है सबकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, ग्रुप में और पीरियड में। तो पोजीशन ए का जो 15वें ग्रुप में है सेकंड पीरियड में, बी का है 16वें ग्रुप में सेकंड पीरियड में, और सी का है 7वें ग्रुप में सेकंड पीरियड में। ठीक है, अगला है अरेंज ए बी सी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन देयर साइज, कहता है इन सबको इनके साइज के अनुसार इसे घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पे ए है, उससे छोटा बी, या फिर सी उत्तर हो जाएगा। विच वन ऑफ द 3 एलिमेंट्स इज मोर रिएक्टिव, बताओ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है और क्यों। तो इनमें सी ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है और ये आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें ग्रहण कर सकता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड विद द मोलिकुलर फार्मूला C3H6O एंड आल्सो गिव देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको जो ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसका आइसोमर्स लिखने हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी आपको खींच के दिखाना है। तो कह रहा है कि यहाँ पर 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं C3H6O के। तो पहला है प्रोपेनॉन, मतलब प्रोपेनल बनाना, और प्रोपेनॉन बनाना। तो यहाँ पे हमें बनाकर भी दिखा रखा है। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है प्रोपेनॉल का, आप ऐसे ही बना सकते हैं प्रोपेनॉल का। अगला प्रश्न है एन एंजियोस्पर्म प्लांट, एक एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं हैविंग रेड कलर फ्लावर, इनमें लाल रंग के फूल हैं। एंड व्हेन क्रॉस विद द अदर हैविंग द सेम कलर प्रोड्यूस 40 प्रोजेनिस आउट ऑफ द विच 30 प्लांट्स वर विद रेड कलर फ्लावर्स, 10 प्लांट्स वर विद वाइट कलर फ्लावर्स। एक एंजियोस्पर्म के पौधे हैं, ये लाल फूल वाले हैं और ये सेम कलर वाले हैं। इनमें 40 इनकी संतानें हैं जिसमें से 30 पौधे जो हैं वो लाल फूल देते हैं, 10 पौधे हैं जो सफ़ेद देते हैं। अब आपको बताना है कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स बनाना। तो जीनोटाइप क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीनोटाइप का, और जीनोटाइप हम लिखेंगे अपने मन से। तो आर, बड़ा आर छोटा आर और बड़ा आर छोटा आर। अगला प्रश्न है विच ट्रेड्स इज डोमिनेटेड एंड रिसेसिव, कौन से जो गुण होते हैं वो मतलब डोमिनेट यानी अगले पीढ़ी में प्रभावी होते हैं और अप्रभावी यानी रिसेसिव होते हैं, क्यों, कौन कौन से लक्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रेड कलर ऑफ फ्लावर इज डोमिनेंट ट्रेड्स एंड वाइल्ड कलर इज रिसेसिव। देखो 30 पौधे तो लाल फूल वाले थे इसीलिए वही आपका डोमिनेंट है, और एक पौधा वाइट फूल वाला था वो आपका रिसेसिव अप्रभावी है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज दिस क्रॉस कॉल्ड एज एंड व्हाट इज इट्स फिनोटाइपिंग रेशियो, इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहते हैं और इसका फिनोटाइपिक रेशियो बताना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ था, इसमें फिनोटाइपिक रेशियो जो है इसमें लाल और नीले फूल का वो 3:1 है। स्टेट करना मतलब बताना है जूल का लो ऑफ हीटिंग, मतलब वो जूल का तापन नियम बताना है, और लिस्ट 2 स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट्स वायर। कह रहा है कि जो हीटिंग वाले जो तार होते हैं उसको बनाने के 2 गुण बताने हैं। और फिर ऐसी पूछा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है उसके अंदर एनर्जी यूज करता है, वो उसकी रेट है 880 वोट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 440 वोट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम रेट। अधिकतम पे 880 वोट खाता है, न्यूनतम पे 440 खाता है। द अप्लाइड वोल्टेज, इसमें वोल्टेज 220 वोल्ट है। कैलकुलेट करना है करंट एंड रेसिस्टेंस,
करंट माने आई, रेसिस्टेंस माने प्रतिरोध निकालना है। तो जूल का तापमान आपने पढ़ा है, वो होता है H बराबर I² RT। इन अकॉर्डेंस विद जूल्स लॉ, जूल्स के लॉ के नियम के अनुसार हीटिंग यानी उष्मा जो है, if the current I flow through a resistor of resistance R for the time t when the heat produced across the resistor is this, H इक्वल टू I² RT। यानी किसी तार में उत्पन्न होने वाली जो हीट उष्मा होती है वो उसके अंदर बहने वाले करंट के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, रेसिस्टेंस की होती है और टाइम की भी होती है, ठीक है। और इसमें कैसे मात्रक जूल होता है। कहते दो करेक्टर्स बताने हैं, तो दो करेक्टर हो जाएगा कि इट वाज नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान पर पिघलता नहीं है, और इट हैज़ हाई रेसिस्टिविटी, इसकी जो रेसिस्टिविटी भी है वो भी बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम पावर 880 वोल्ट का है, मिनिमम पावर 440 वोल्ट का है, वोल्टेज है 220 वोल्ट का है, और करंट निकालने हैं और रेसिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओगे नेट फोर्स पावर मतलब नेट पावर का, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करोगे तो V गुना I हो जाएगा, और फॉर्मूला लगाने पे आपका सोल्व करने पे I बराबर 2 के इक्वल आ जाएगा, V बराबर IR लेने पे आपका R 110 आ जाएगा, ठीक है। An electric heater connected to a 220 volt line has two resistance coil of 22 ohm each. Calculate the current of these coils are used separately in series and parallel. कहते हैं एक विद्युत हीटर है, उसे 220 वोल्ट के साथ एक लाइन में जोड़ा गया है और इसका जो प्रतिरोध है वो 22 ओम है। अब आपको बताना है कि सेपरेटली इसका मान, सेपरेटली माने करंट निकालने के लिए आपको V/I लगाना है। 220 को 22 से भाग दोगे 10 एम्पियर आ जाएगा। सीरीज में और पैरेलल में भी पूछा गया है। सीरीज में जोड़ने पर प्रतिरोध 22/44 हो जाएगा, और अगर हम उसमें जोड़ेंगे और करंट निकालेंगे तो 220/44 5 एम्पियर। पैरेलल में फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2, और इसमें 1/11 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 11 आएगा, और 211 भाग देंगे 20 एम्पियर आ जाएगा। बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, कह रहा है राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने पे सो दैट दर्शाइए कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कैरिंग करंट कैरिंग वायर आर स्ट्रेट लाइन इन द इनवर्ड डायरेक्शन व्हेन करंट इज क्लॉकवाइज। व्हाट हैपन व्हेन द करंट इज रिवर्स। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे समझा रखा है कि कोई तार अगर है बंद, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हम अंगूठे से पता लगा सकते हैं। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ force at the center of the circular current carrying wire are straight line in the inward direction when current is out clockwise, and consider a current carrying straight wire magnetic field around it in the form of concerned circles. Now bend this wire in the form of circular loop and allow current to pass through it. Consider three small parts A, B and C, D and E, F at the circular current carrying wire, and these small parts are nearly straight, and hence right hand thumb rule can be applied and let the current move in the clockwise direction, the direction of magnetic field at O, and apply right hand thumb rule to each part of the field in the direction of magnetic field at O. For each part A, B, C, D and E, F, magnetic lines of force at O are straight and inward as shown in the figure. If we observe the direction of current, the magnetic lines of force will remain straight but their direction will be outward, and it shows that magnetic lines of force at the center of a circle current carrying wire is straight। मतलब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है बीच में सीधी रेखा होती है, ठीक है। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म UNEP और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा है कि ऑन व्हाट बेसिस आर ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड एज, किस आधार पर हमने जीवों को ग्रुप बना रखा है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर कौन है, हु, एंड राइट टू प्रॉब्लम्स दैट वर अराइज इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स इन आवर इकोसिस्टम। कह रहा दो समस्या क्या उत्पन्न होगी जब इकोसिस्टम में जो कोई भी अपमार्जक ना रहे, पोल्यूशन बढ़ेगा, ये सब लिखना है। तो UNEP का होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरे का उत्तर है कि ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड decomposers according to the manner in which they obtain their nutrition from the environment। अगला है कि two problems that would arise in absence of decomposer in an ecosystem are, नंबर 1 decomposition of garbage as well as death
dead plants and animal will not take place. Recycling of nutrition and natural replenishment of soil will not take place. अगला है कि दिस सेक्शन है 0 to case based questions and each case is followed by 3 sub questions ABC, and part A and B are compulsory, and however an internal choice has been provided in the part C. Answer given question on the basis of your understanding of the following graph and the related studies concept. The sexual act always has the potential to lead the pregnancy, will make major demand on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected, and therefore many ways which have been devised to avoid प्रेगनेंसी. तो कह रहा है प्रेगनेंसी रोकने के इतने सारे उपाय हैं. तो नेम एनी 2 बैक्टीरियल डिजीज दैट आर कोज ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स. तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एड्स. ठीक है, यहाँ पे है आपका द 2 बैक्टीरियल डिजीज दैट आर कोज ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स आर गोनेरिया एंड सिफिलिस. अगला है कि इन व्हाट ए पिल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी. गोलियां किस प्रकार से प्रेगनेंसी रोकने में मदद करती हैं. द पिल्स हेल्प इन द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी एज प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओवम बाय चेंजिंग देयर हार्मोनल बैलेंस. अगला है व्हाट इज वैस्कोटोमी. एक क्यूबेक्टोमी होता है, वैस्कोटोमी होता है. वैस्कोटोमी इज द सर्जिकल प्रोसेस बाय विच द वैस differs in cut and this prevents in sperms from reaching the ejaculatory duct. अगला है कि what are the common side effect of using contraceptive pill. contraceptive pill खाने के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं. The common side effect of the using contraceptive pills is irritation, nausea and mood swings. Read the following case based passage and answer the question given after passage. Resistance of a conductor depend on the length, area of cross section and nature of material of conductor. When a conductor is straight, increase in the length and then its area of cross section decrease according, but the volume of the conductor remains same. Resistivity of conductor rho equal to R A upon L. And A is area of cross section of conductor, L length of conductor. फर्स्ट पर्सन है कि what do you mean by resistivity. फिर दूसरा है कि what is the SI unit of resistivity of conductor. resistivity is rho L R upon L. ऐसा ही मतलब ओम मीटर. and write one difference between resistance and resistivity. और resistance of a wire of length is half and area of cross section is double. What is the new resistance. Resistivity is defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. ऐसा unit of resistivity is ohm meter. Resistance is the property of a conductor by virtue of which it opposes or resists the flow of charges through it. Its SI unit ohm. Resistivity is the characteristic property of material of the conductor and varies only if its temperature change. Its SI unit ohm meter. और इनिशियली R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यू लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू एल डैश इक्वल टू हाफ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन डबल एंड न्यू रेसिस्टेंस इज R डैश इक्वल टू एल अपॉन 2 एंड रो अपॉन 2a. सोल्व करने पे R अपॉन 4.